हम चर्चा कर रहे थे राग बहार की, जिसे हमने आज बागेश्वरी अंग के अंतर्गत लिया है। ऋतु प्रधान ये राग है जो कि बसंत ऋतु में जो है बहुत उल्लास के साथ कभी भी इसको गाया बजाया जा सकता है, लेकिन समय सिद्धांत के अनुसार इसका जो समय है वो मध्य रात्रि का है। ये राग जो है चंचल प्रकृति का है, उल्लासपूर्ण है। एक अलग उमंग और खुशी जो है इस राग के द्वारा महसूस की जा सकती है, इसके स्वरों के द्वारा। इस राग में जहाँ मैंने बागेश्वरी अंग के बारे में बताया, इस राग में और भी अंग जो है उनका मिश्रण है। अब कैसे? बागेश्वरी अंग मैंने आपको बताया, मल्हार अंग भी इसमें आता है और इसमें कान्हड़ा अंग या हम के अड़ाना का भी इसमें मिश्रण है। बागेश्वरी अंग मैंने आपको बताया, मल्हार अंग भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले इसकी चर्चा जो है वो पंडित भातखंडे जी ने अपनी पुस्तक या अपनी जो एक श्रृंखला उन्होंने क्रमिक पुस्तक मालिका के रूप में संग्रह किया जिसमें बंदिशों का, उसमें उन्होंने एक बंदिश में इस बात को बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया है। बंदिश कहती है, इसकी स्थाई है, कहत राग बहार मुनि गण, कहत राग बहार गुनि जन, कोमल करत मुनि सुरन को, खरज मध्यम अंश समझत, मेल कर खरहार गुनिजन। कहत राग बहार गुनिजन, कोमल करत मुनि सुरन को, खरज मध्यम अंश समझत, मेल कर खरहार गुनिजन। बागेसरी मल्हार सुमिलत, यानी बागेश्वरी मल्हार से मिलता है। निसा रे निसा नी प गम रे सा, इसको यदि ये स्वरों में है तो निसा रे निसा नी प गम रे सा, इस प्रकार से दिया है। सुर अड़ाना बीच चमकत, सा म म प ग म द नि सा सा, सुर अड़ाना बीच चमकत, चत्र के मन हार गुनिजन। यानी पंडित भातखंडे जी को चतुर पंडित के नाम से भी उन्होंने बंदिशों को रचा है। तो चत्र के मनहार गुनिजन, यानी उन्होंने कहा कि बागेश्वरी अंग, मल्हार अंग और अड़ाना यानी कान्हड़ा का जो एक प्रकार है, इसके मेल से ये राग बना है। बागेश्वरी और मल्हार कहाँ पर मिला है? तो मल्हार में जो हम इसका संप्रकृतिक राग भी मियाँ मल्हार है। तो मा प ग म नि द नि सा, अब मल्हार में क्या प्रयोग होता है? सा म रे प म प नि द नि सा, तो यहाँ पर तो बहुत इत्मीनान से आराम से गाया जाए, म प नि द नि सा। तो अब यहाँ पर क्या? सा म म प ग म नि द नि सा, द नि द नि सा, एक ठहराव कम है यहाँ पर। और उस तरह का जो मीण और गमक से जिस प्रकार से मियाँ मल्हार में प्रयोग हो रहा है, वो राग बहार में उस प्रकार का प्रयोग नहीं है। द नि सा रे नि सा नि द नि प म प ग म नि द नि सा, कोई उस पर न्यास नहीं है, कोई ठहराव नहीं है। म प ग म नि द नि सा रे नि सा नि प म प ग म नि द नि सा। और मल्हार में म रे प, मल्हार अंग, म प ग म रे सा, सा म रे प नि द नि प, म प नि द नि नि सा, सा नि प नि नि प म प ग म रे सा, ये आया आपका मियाँ मल्हार। और सा म म प ग म नि द नि सा, तो सा म रे प तो नहीं है इसमें, सा म म प यहाँ डिफरेंट हो गया। म प ग म नि द नि सा, यहाँ पर किसी प्रकार का ठहराव नहीं है। हालांकि स्वरों की यदि हम ग्रामेटिकल देखें तो वो बिल्कुल मियाँ मल्हार जैसा प्रतीत होता है, लेकिन मियाँ मल्हार नहीं है। तो मल्हार अंग जो इसे हम कहें, मियाँ मल्हार की खास जो स्वर समुदाय है, वो इसमें बिल्कुल अलग है मियाँ मल्हार से। और संप्रकृतिक राग मियाँ मल्हारी का गया, लेकिन अंतर देखिए कितना
अलग है। मियाँ मल्हार अंग का राग है। तो जब हम उसको गाते बजाते हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट रूप से सुनाई देती और समझ में भी आती। तो मैंने कहा कि बंदिशों में भी इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो बताने की कोशिश विद्वानों ने की है, जिससे कि विद्यार्थी को अच्छे से समझ में आए और वो एक तरफ बंदिशों को भी सीखे और एक तरफ जो है वो इसका जो व्याकरण है, थेरेटिकल जिसे कहा जाए, जो कि क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक क्रियात्मक विधि है, शैली है, तो उसको हम जब थ्योरी में भी याद करना, तो हम किसी भी चीज़ को यदि प्रैक्टिकली हम उसको करके देखते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो थ्योरेटिकल वो बहुत जल्दी उसको याद कर सकते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर एक बंदिश एक तालकी में प्रस्तुत करती, जिसके बोल हैं, झूमी झूमी गूंजत अली भंवरा मतवारे, होली सरसों नवेली कुंजन रसवारे। अंतरा है, जित देखिए उत बहार, जित देखिए उत बहार, कोयलिया डार डार, अनंग रंग मन उमंग नैना रतनारे। अनंग रंग आचार्य बृहस्पति जी का उपनाम है और उनकी ये बहुत सुंदर रचना एक ताल में निबद्ध है और सम से ही ये बंदिश जो है, इसको हम देखिए कहाँ से शुरू करते हैं। ये बंदिश धिन धिन धा त्रिकट तो ना कत्ता धाग त्रिकट धिन धिन धा त्रिकट तो झूमे झूमे गूंजत अली। तो बंदिश कहाँ से शुरू? 1 2 3 4 5 6। झूमे झूमे गूंजत अली भंवरा मतवारे। 1 2 3 4 5 झूमे, यानी 7वीं मात्रा से शुरू हो रही है। आप ताल के हिसाब से देखें तो हाथ पे ताली खाली देते कैसे? धिन धिन धाग तक टूना, झूमे झूमे गूंजत भंवरा मतवारे, झूमे झूमे गूंजत भंवरा मतवारे, झूमे भंवरा मतवारे। फूली सरसों नवेली, फूली सरसों नवेली कुंजन रसवारे, कुंजन रसवारे। झूमी झूमी गूंजत अली, झूमी झूमी गूंजत भंवरा मतवारे, झूमी झूमी गूंजत अली। तो बंदिश अपने आप में बहार के मौसम का जो है वर्णन कर रही है और ऐसा साहित्य जब इस प्रकार के रागों में मिलता है तो ये मैं कहूँ कि सोने पे सुहागा, यानी वो 1 और 1 11 होते हैं। तो बिल्कुल उसके अर्थ से और उसके स्वरों से और जो भाव उत्पन्न होता है वो इस राग का एक कहना चाहिए कि सार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। दिन दिन दाग तक टूना, झूमी झूमी गूंजत अली भंवरा मतवारे, झूमी झूमी गूंजत अली भंवरा मतवारे। फूली सरसों नवेली, फूली सरसों नवेली कुंजन रसवारे, कुंजन रसवारे। झूमी झूमी गूंजत अली, झूमी झूमी गूंजत अली भंवरा मतवारे, झूमी झूमी। अब अंतरा भी वहीं से शुरू हो रहा है, 7वीं मात्रा से। दिन दिन धाग तक टून, जित देखिए उत बहार, जित देखिए
है वो बिल्कुल उस चीज़ को जो मैंने अभी तक आपको, चाहे वो स्वर संगतियाँ बताई हों, चाहे मैंने आपको बताया कि कौन से मुख्य स्वर समुदाय हों, किस प्रकार उनका प्रयोग होता है, ये सब इस बंदिश में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मियाँ मल्हार से बिल्कुल अलग है। नी ध नी सा, तो नी ध नी सा इस प्रकार से प्रयोग नहीं हो रहा है। जो उसको देखिए, स्वर वही है, किसी भी राग में जो स्वर संगतियाँ प्रयोग हो रही हैं वो जरूरी नहीं है कि वो अगले राग में न प्रयोग हो, उसमें भी हो सकती है, लेकिन उनको उसका जो चलन है उसको यदि यूज करने का या कहीं गाने और बजाने का जो तरीका है, उस पर ठहराव, किस प्रकार से नींद किस प्रकार से ली जाती है, कैसे लाग से लिया जाता है, वो ही उसको अलग करता है। दिन दिन दागत करतो झूमे झूमे गूंजताली, झूमे झूमे गूंजताली भवरामत वारे, झूमे झूमे गूंजताली, झूमे झूम गूंजताली, झूमे झूम गूंजताली। तो आप देखिए कि मैं इस बंदिश को मंद्र में तो नहीं लेकर आई, ज्यादा मध्य और तार सप्तक की ओर ज्यादा। तो इसकी जो चंचलता है, इसका जो एक बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है ये, वो जो चंचलता, एक माधुर्य और उल्लास का जो एक भाव है, वो मध्य और तार सप्तक की ओर जब स्वर जा रहे हैं या तार सप्तक के स्वरों को प्रयोग करें, उसमें वो पूरी तरह से खिलकर आता है। तो ये राग के स्वभाव को, राग की प्रकृति को जो है ये बनाता है। राग की प्रकृति भी तो स्वरों के प्रयोग से, स्वर संगतियों को गाने बजाने से ही राग की प्रकृति वो तय होती है, पता चलती है। मैं कहूँ कि जब हम कोई भी स्वर समुदाय को गाते बजाते हैं तो एक तरह का भाव जो है वो हमें महसूस होने लगता है, उसका अनुभव हमें होता है, और हम राग को गाते हैं, गाकर राग जो है उसके स्वर कानों से हमारे मन को छूते हैं और वो चले जाते हैं, लेकिन एक स्थायी भाव जो है वो हमारे हृदय में कहीं ना कहीं जो है वो अपनी एक अंकित हो जाता है, एक अपनी छाप छोड़ जाता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये राग जो है ये क्या गंभीर प्रकृति का है, या चंचल प्रकृति का है, या शांत प्रकृति का है, या करुण प्रकृति का है, या वीरस का है। तो ये सब जब हम स्वरों का प्रयोग करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। तो ये राग बहार की चंचलता, राग बहार का उल्लासपूर्ण स्वभाव, ये हमें इन्हीं रागों से हमें पता चलता है। मैंने आपको बताया कि ये मियाँ मल्हार से कैसे ये राग अलग है। इस राग में निषाद और कोमल निषाद और पंचम की जो संगति है वो बहुत सुंदर प्रतीत होती है, और बार बार उसका नी ध नी प म प ग म नी ध नी सा नी ध नी प, इस प्रकार से सा नी ध नी प रे सा नी ध नी प। तो ये स्वर संगति जो है ये बार बार प्रयोग होती है, बहुत सुंदर प्रतीत होती है। म प ग म नी ध नी सा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले बताया कि मियाँ मल्हार से ये कैसे अलग है। और इसमें धागा की संगति का प्रयोग ये अवॉइड किया जाता है कि इसको धागा की संगति का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया षाढ़व वक्र रूप से षाढ़व जाती है इसकी आरोह दोनों में, यानी सीधा सीधा सारे गमा पधा निसा सा नि धा प म ग रे सा, इस प्रकार से स्वरों का प्रयोग नहीं होता, तभी वो थोड़ा घूम कर जाता, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाता, तो इसलिए उसको वक्र कहते हैं। और बाकी बागेश्वरी अंक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब एक और बंदिश जो है वो मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। अब देखिए बंदिश भी मध्य और तार सप्तक की ओर जा रही है, और एक जो चंचलता, एक उसका जो स्वरूप तार सप्तक के स्वरों में या तार सा पे जाते हुए, तार सप्तक के ऋषभ पे जाते हुए और नीधा नीसा का प्रयोग करते हुए, दोनों निषादों का प्रयोग करते जैसे हो रहा है, तो राग को वहीं पर उसी स्टेज पर जो है राग को खिलकर जो है वो सामने प्रस्तुत करता है। जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं राग का, यानी राग का परिचय देते हैं, तो हम उसको, इस राग को कभी इस प्रकार से स्टार्ट नहीं करते मंद्र की तरफ जाए, इस प्रकार से शुरुआत नहीं होती। राग की शुरुआत
देखिए वो राग अलग से चमक कर सामने आता है। कैसे निकसी चांदनी, कैसे निकसी चांदनी, शरद रैन मद माधवी कल भई, शरद रैन मद माधवी कल भई, पियो पियो तेरत भामी, पियो पियो तेरत भामी, कैसे निकसी चांदनी, निसा 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 नि प म प ग ग म रे सा सा म म प ग म नि द नि सा द नि सा द नि सा, कैसे निकसी चांदनी, छिन आंगन छिन जात भवन में, छिन बैठत छिन बाहिर दौड़त, कलना परत तर पत बीर आकुल, चमकत ज्योति दामिनी, कैसे निकसी चांदनी, कैसे निकसी अब जब हम बाहर की बात करते हैं, ये आवश्यक तो नहीं है कि बहार या बसंत में केवल संयोग श्रृंगार ही प्रस्तुत किया जाए, यानी मिलन का श्रृंगार, उत्साह, उल्लास और एक चंचलता केवल मात्र संयोग श्रृंगार को ही नहीं बताता, बल्कि विरहणी की भी, विरह जो हमके वियोग का जो श्रृंगार है वो भी इसमें प्रस्तुत किया सकता है इन्हीं स्वरों को लेकर। निकसी चांदनी, कैसे निकसी चांदनी, शरद रैन मद माधवी कल भई, शरद रैन मद माधवी कल भई, पियो पियो तेरत भामी, कैसे निकसी चांदनी, कैसे निकसी सम म प ग म नि द नि प म प ग म नि द नि सा द नि सा द नि सा ग म रे सा द नि सा द नि सा नि प नि प म प ग म रे सा, कैसे निकसी चांद। वही स्वर हैं जो आरोह अवरोह बताते हैं, लेकिन इन्हीं स्वरों का चलन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस चलन को आप अभ्यास कीजिए, वही आलाप के रूप में बंदिशों में आते हैं। बोल उसमें डाल दीजिए तो बोल आलाप बन गए। चांदनी कैसी निकसी चांदनी, कैसी निकसी चांदनी, निकसी चांदनी, चांदनी निकसी चांदनी, सा रे नि सा, कैसे निकसी, कैसे निकसी, कैसे निकसी चांदनी। तो आप देखिए कि वही स्वर हैं, वही स्वरों का प्रयोग जो हम यदि समझकर उसको ये जानते हुए कि कैसे किसी राग में कौन कौन सी स्वर संगतियां प्रयोग होती हैं, उस हिसाब से जब हम राग को उसमें उसका अभ्यास करते हैं तो राग हमेशा के लिए समझ में आता है। और उसको जब भी रियाज करेंगे
तो जाहिर सी बात है कि हम जो चीज़ बताई गई है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम उसको गाएंगे या उसको बजाएंगे किसी वाद्य पर। तो बागेश्वरी अंग में जो मैंने आपको बताया कौन कौन से बागेश्वरी अंग के स्वर समुदाय हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो इस राग में मिलते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। और मल्हार अंग से या मियाँ मल्हार से राग कैसे फ़र्क है वो भी बताया। तो राग को जब हम गाते हैं तो कोई भी राग जिसमें एक से अधिक अंगों का प्रयोग है, जैसे मैंने ये राग बोला कि इसमें आपके बागेश्वरी अंग तो है, आपके मल्हार अंग भी है, मियाँ मल्हार की बात कहूँ, आपके अड़ाना या कान्हड़ा जो है ग म रे सा, तो ये अड़ाना में भी प्रयोग होता है। वैसे कान्हड़ा अंग का द्योतक है म प ग म नि ध नि सा, मियाँ मल्हार की बात होती है ग म ध नि सा रे नि सा नि प म प ग म ध नि सा रे नि सा, तो म प ग म ध नि प, निषाद का पंचम के साथ संगति जो है म प ग म ध नि प ग म ध नि म, ये बागेश्वरी अंग इसमें आएगा। ग म ध नि रे सा, ये भी कभी कभी प्रयोग होता है, तो ये भी बागेश्वरी अंग के अंतर्गत आता है। तो ये समझते हुए आप राग को गाइए। और राग जो है वो स्टेप वाइज बढ़ता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले प्रथम स्वरस्थान, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्वरस्थान। लेकिन आप यदि राग को अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कि ये राग मध्य और तार में खिलता है, लेकिन जब आप इसको अभ्यास कर रहे हैं, जब रियाज कर रहे हैं, तो तब थोड़ा बहुत आप इसको मंद्र में उसका अभ्यास कर सकते हैं कि एकदम से हम तार सप्तक पे जाएं तो ये कई बार गले पे भी उसका असर पड़ता है। अक्सर विद्यार्थी कहते गला ख़राब हो जाता है या बहुत ज़्यादा हम ऊपर गाते हैं तो गले पे ज़ोर पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है, एकदम से हम तार सप्तक पे गाएंगे तो गले पे थोड़ा ज़ोर पड़ता है, लेकिन मंद्र में भी उसका अभ्यास के लिए मंद्र में इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। सा नि प म प ग म नि ध नि सा रे नि सा। अब जब सपोज हमें कहीं पे प्रस्तुति देनी, हम प्रातः काल यदि भैरव का अभ्यास करके हम यदि राग बहार पर आते हैं तो हम उसको मंद्र में भी उसको गा बजा सकते हैं, जो कि गले को एक आराम भी देता है। जब रियाज करते, रियाज को भी सही तरीके से रियाज होना चाहिए। मंद्र का रियाज जितना करेंगे, स्वाभाविक है कि मैं बार बार कहती हूँ कि तार सप्तक के स्वर भी उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे। तो मंद्र में हम अभ्यास के तौर पे भी कर सकते हैं। जब हम इस राग को गा रहे हों और हमारा यदि गले में कोई समस्या, गले को यदि जोर लग रहा है या हमारा गला कहीं पे थोड़ा सा ख़राब है, स्ट्रेन्ड है, तो हम आधा सुर या एक सुर उतार के भी इस राग का रियाज कर सकते हैं, क्योंकि राग मध्य और तार में ही चमकता है। तो हम सीधे तार सप्तक मध्य की और तार सप्तक की ओर जाएंगे तो जोर थोड़ा गले पर ज़्यादा जोर से पड़ेगा। तो अभ्यास के तौर पे हम उसको कर सकते हैं। बहुत सुंदर राग है और इस राग की मैंने आपको जैसे स्वर विस्तार बताया उसको समझ कर करिए। और पुनः एक बार संक्षिप्त में मैं आपको इस राग के बारे में बताऊँ। काफ़ी ठाट का राग है, गांधार निषाद कोमल है। इस राग को षाढ़व जाति का राग माना जाता है। आरोह में ऋषभ वर्जित और षड्ज मध्यम से सीधे स्वर संगति आती है। अवरोह में धैवत वर्जित होता है और वक्र रूप इसका दिखाई देता है। चंचल प्रकृति का है, ऋतु प्रधान राग है, लेकिन समय सिद्धांत के अनुसार मध्यरात्रि का राग है। सम प्राकृतिक राग मियाँ मल्हार है। बागेश्वरी अंग के अंतर्गत जब मैंने इस राग को आपको बताया तो बागेश्वरी अंग कहाँ पर है ये भी मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया। और मियाँ मल्हार हम कहें बागेश्वरी अंग, मल्हार अंग और अड़ाना या कानड़ा अंग, इसमें इसके मिश्रण से ये राग बना है, जो कि उसका उदाहरण भी मैंने आपको प्रस्तुत किया है। इस राग को ज़रूर अभ्यास कीजिए। और जब भी आप अभ्यास करें तो इससे पहले मैंने आपको राग बागेश्वरी के बारे में भी बताया है, बागेश्वरी अंग के बारे में भी बताया है। और उससे पहले के व्याख्यानों में जहाँ मल्हार अंग की बात की, मियाँ मल्हार राग को भी मैंने आपको विस्तार से बताया है। तो उन व्याख्यानों को भी सुनिए, उनकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनको लिखिए, और जो मेन जो उसकी स्वर संगतियाँ उनको ध्यान में रखते हुए उस दृष्टि से इस राग को देखिए। और जब गाइए तो आपको अपने आप इस राग में वो अंग नजर आएंगे और कैसे उन अंगों का प्रयोग करते हुए बाहर की अपनी निजी जो उसकी एक विशेषता है उसको कैसे चमकाते हुए सामने रखना है। क्योंकि राग तो बाहर गाना है,
अंग बताते हुए। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आपको ये राग बहुत सुंदर तरीके से आप उसकी प्रस्तुति दे पाएंगे और समझ कर प्रस्तुति दे पाएंगे। इसी के साथ आज का व्याख्यान हम यहीं पर संपन्न करते हैं। नमस्कार।